नमस्कार, मेरा नाम है जितेंद्र चौहान और आप देख रहे हैं स्टेट मिरर हिंदी। 3 राज्यों में चुनाव प्रचार आज थम चुका है और कौन वापसी करेगा या कोई नई सरकार बनेगी ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। असम में बीजेपी ने पूरी ताकत लगाई है, कांग्रेस ने पूरी ताकत लगाई है, साथ ही साथ तमाम अन्य दल ऐसे हैं जिन्होंने पूरा दमखम दिखाया है। वहीं अगर पुडुचेरी की बात करें तो एनडीए की सरकार है। केरला में जो एक वामपंथी की सरकार है वो पिछले कई सालों से बनी हुई है, क्या वो वापसी करेंगे? और कहीं ना कहीं जो मुकाबला है वो तीनों राज्यों में बेहद कड़ा नजर आ रहा है। इन्हीं सब बातों को चर्चा करेंगे हम लेकर। मंजरी जी हमारे साथ है। मंजरी जी, बहुत स्वागत है स्टेट मिरर हिंदी में आपका। स्टेट मिरर के दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार है जितेंद्र। मंजरी मैम, जी। 3 राज्यों के जो प्रचार है वो खत्म हो चुका है, सब जानते हैं। हिमंत जी। बिस्व शर्मा असम में पूरी तरीके से छाए हुए नजर आए हमको पिछले कुछ दिनों में, और बहुत सारी बयानबाजी हमने देखी। कांग्रेस को लेकर किस तरीके से उन्होंने पवन खेड़ा को आमने सामने ये दोनों आ गए। केरला में बिल्कुल। कांग्रेस और तमाम जो अन्य दल हैं वहाँ पे एलडीएफ है, यूडीएफ है, बीजेपी भी हालांकि ट्राई कर रही है कि वहाँ पे शायद कमल खिल सके कुछ सीटों पर। पुडुचेरी में एक कड़ा मुकाबला देखने में आएगा। मैं अगर आसाम से शुरुआत करूं, आपको क्या लग रहा है कि आसाम में क्या बीजेपी वापसी होती नजर आ रही है आपको, या कुछ समीकरण बदलेंगे? क्योंकि आपने पहले जब बताया था कि एंटी इनकम्बेंसी बीजेपी के साथ भी शायद नजर आ रही है, लेकिन जिस तरह के चुनाव प्रचार हमने देखा और जो बयान बहादुर सामने आए, बहुत सारे हमने देखा कि ये बयान दिए अलग अलग तरीके से। क्या लग रहा है आपको कि अभी कैसा माहौल लग रहा है वहाँ का? जितेंद्र, देखिए, जो वहां से असम से जो खबरें आ रही हैं, जो दूर दराज के इलाकों से, हम्म। अ, वो तो है कि वहां चुनाव जो है वो मुकाबला कड़ा है। हम्म। और दूसरी बात है कि बीजेपी जिस तरह से, खास करके हिमंत बिस्व शर्मा, क्योंकि सारा दारोमदार उनके ऊपर है, उन्हीं की साख सबसे ज्यादा दांव पे हम्म। लगी हुई है। तो उन्होंने जिस तरह से अभी बयानबाजी वगैरह की है, उसको हम्म। अगर हम देखें तो उससे साफ समझ में आता है कि अगर चुनाव ये एक तरफा नहीं है, मुकाबला कड़ा है, हम्म। तभी वो पूरी कोशिश, हर तरह की कोशिश कर रहे हैं। वो कांग्रेस को लगातार, क्योंकि मुख्य जो उनका विपक्ष है या प्रतिद्वंदी है वो कांग्रेस ही है वहां पे, हम्म। तो वो कांग्रेस पे हर तरह से हमला कर रहे हैं। और अगर हम्म। आप देखें तो कुछ पिछले कुछ समय से कांग्रेस भी उनके ऊपर लगातार हमलावर है, उन पे अटैक कर रही है। खास करके जिस तरह से देखें कि वहां जो लड़ाई है वो कांग्रेस और बीजेपी के जो दो मुख्य फेसेस हैं उनके बीच है। और जैसा मैं पिछली पहले भी अपने दर्शकों को बता चुकी हूं कि कांग्रेस के गौरव गोगोई, जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के असम में, और प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं और बीजेपी नेता हैं हिमंता बिस्व शर्मा, इन दोनों के बीच जो एक कहीं ना कहीं प्रतिद्वंदिता है, वो अभी मौजूदा चुनाव की नहीं है या दो अलग अलग पार्टियों से आते हैं वो नहीं है। इनकी प्रतिद्वंदिता बहुत पुरानी है और ये पुरानी है। असली चीज है। एक दावेदार, एक जो उसकी तरुण गोगोई की जो विरासत की दावेदारी थी ना, तो ये विरासत की प्रतिद्वंदिता है जो हम्म। आज कहीं ना कहीं सत्ता की लड़ाई में बदल चुकी है। हम्म। तो पूरा का पूरा इसीलिए आप देखें कि हिमंत बिस्व शर्मा कोई मौका नहीं छोड़ते हैं गौरव गोगोई के ऊपर अटैक करने के लिए। और हम्म। जिस तरह से उन्होंने गौरव गोगोई और उनकी पत्नी के ऊपर पहले अटैक करते रहे, आप देखिए कि भी चुनाव के आते आते, उसकी चरम पहुंचते पहुंचते, गौरव गोगोई और कांग्रेस ने भी हिमंता बिस्व शर्मा तक ही अपना अटैक नहीं रखा, बल्कि उनकी पत्नी को भी इसके पत्नी को भी ले लपेटे में आए ले बीच लिया में, उन्होंने। बिल्कुल। पत्नी को भी ले आए, और बल्कि यहां तक उन्होंने दावा किया कि उनकी पत्नी के तीन तीन पासपोर्ट हैं। हम्म। तो ये जो सारी चीजें हैं ये दिखाती हैं कि असम जो है वो कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। बीजेपी वहां पिछले 10 सालों से सत्ता में है, वो तीसरी बार भी वहां कोशिश करेगी सरकार बनाने के लिए। दूसरी हम्म। तरफ कांग्रेस 10 साल से सत्ता से बाहर है, एक दशक पूरे हो चुके हैं। तो कांग्रेस की पूरी कोशिश होगी कि असम को मानती है कि मूलतः वो कांग्रेस डीएनए वाला राज्य है, कांग्रेस के साथ वो रहता आया है। हम्म। तो उसे हम्म। लगता है कि हम यहाँ अभी भी हमारे लिए कुछ गुंजाइश बनी हुई है, हम यहाँ जीत सकते हैं, हम यहाँ पे कुछ करके दिखा सकते हैं। और मंजरी आप मैम, क्या अगर आपको देखिए लगता है कि तो जिस तरीके से कल हमने देखा पवन खेड़ा सामने आए, जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, डायरेक्ट अटैक किया हिमंत बिस्वा शर्मा की वाइफ को लेकर, आपको लगता है कि कांग्रेस ने कहीं ना कहीं सेल्फ गोल कर लिया है?
जिस तरह के आरोप उन्होंने लगाए हैं, या वाकई में उनके पास कुछ ऐसा तथ्य है? क्योंकि हमने देखा है कि जब ये उन्होंने बात कही उसके बाद से हेमंत बिश्व शर्मा सामने आए, और जो जिस तरह के भाषा का उन्होंने प्रयोग भी किया, और आज असम पुलिस दिल्ली में पवन खेड़ा के घर पहुंच गई। क्या आपको लगता है कि राजनीति किस दिशा में जा रही है? क्या कांग्रेस का सेल्फ गोल है, या उन्होंने सिक्सर मारा है? देखिए, मैं मतलब मैं ये तो नहीं कहूंगी कि आज के जो हालात हैं उस हम्म। हालात में बीजेपी को छोड़ के कोई भी दल इस स्थिति में नहीं है कि वो बिना आधार के किसी पे भी इतना हम्म। बड़ा आरोप लगा दे, और वो आरोप भी हिमंत बिस्व शर्मा जैसे नेता पर, जो एक राज्य का ना सिर्फ सिटिंग सीएम है, बल्कि वो बहुत ही ताकतवर नेता है ताकतवर है, अगर आप बिल्कुल। देखें। और जिस तरह से उनके प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के साथ संबंध है, तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि कांग्रेस बिना सबूतों के इतना बड़ा वो करेगी। और हम्म। जहां तक ये बात है कि अगर आप देखें कि बीजेपी लगातार, अगर उनके खिलाफ आरोप होते रहते हैं या हुए हैं, पहले भी देखा जाए, और वो हम्म। मौका देखते रहते हैं कि कब तक हम लोगों को पकड़ सके। अगर आप याद कीजिए कि इससे पहले भी पवन खेड़ा के खिलाफ कार्रवाई हो चुकी है, हम्म। और सिर्फ आसाम से जुड़े ही मुद्दों पर नहीं, बल्कि और भी तमाम मुद्दों पर आसाम सरकार जो है, बीजेपी की आसाम सरकार है, वो बहुत प्रोएक्टिव होके वो चीजों को अपने हिसाब से करती है, अपने तरीके हम्म। से करती है। तो मुझे बिल्कुल आश्चर्य, जरा भी आश्चर्य नहीं हुआ कि जब असम की जो पुलिस थी वो पवन खेड़ा के घर दिल्ली तक पहुंच गई। ये तो, लेकिन मैं इसको ये इसे सेल्फ गोल नहीं मानूंगी, और दूसरा सेल्फ गोल इसलिए भी नहीं मैं इसे मान सकती हम्म। क्योंकि वो बिना किसी आधार के तो एक बात लगाएंगे नहीं। दूसरी बात है कि ये शुरुआत कहीं ना कहीं खुद बीजेपी की तरफ से हुई है। उन्होंने गौरव गोगोई तक ही नहीं, उन्होंने गौरव गोगोई की पत्नी, उनके परिवार पे भी आरोप लगाया। उसके बाद पलटवार में कांग्रेस ने ये किया। अगर आप देखें कि कांग्रेस मूलतः जो वहां के मुद्दे हैं, लोकल लोगों से जुड़े हुए मुद्दे हैं, चाय बागानों के मुद्दे हैं, विकास का हम्म। मुद्दा है, ये तो है। लेकिन जो दो बड़े मुद्दे वो बीजेपी सरकार के खिलाफ वहां लगा रही है, वो दो बड़े मुद्दे क्या है? एक तो ये जो मुस्लिम ध्रुवीकरण करण कर रहे हैं, बिल्कुल। जिसमें कि लगातार सीएम की जो बयानबाजी है या बीजेपी नेताओं का, वो उनकी कोशिश रही है कि पहले भी वो ध्रुवीकरण करके ही मतलब उनका चुनाव, और इस बार उन्हें लगता है कि ध्रुवीकरण हमारा एक सोचा समझा, एक जैसे आजमाया हुआ फॉर्मूला है, तो वो बिल्कुल। कोशिश बिल्कुल। कर रहे हैं। और दूसरी चीज वो है कि वो लगातार कांग्रेस बीजेपी के भ्रष्टाचार, खास करके मुख्यमंत्री विश्व शर्मा के भ्रष्टाचार को लेकर वो बहुत आक्रामक है। तो मुझे नहीं लगता कि ये उस तरह से सेल्फ गोल है। कांग्रेस बिना आधार के इस पे के बिना वो आगे नहीं नहीं, चूंकि बढ़ेगी। मंजरी सवाल इसलिए उठता है, हमने अक्सर देखा है, चाहे वो किसी और राज्य के चुनाव हुए हों, आरोप बहुत सारे लगा दिए जाते हैं, उन्हें लगता है चुनाव में हम कुछ भी कह दें। कई बार ऐसा देखा है, हमने दिल्ली में देखा है, केजरीवाल ने कितने आरोप लगाए, कांग्रेस पार्टी पर लगाए, बीजेपी पर लगाए। दूसरे राज्यों में हमने देखा अन्य पार्टियां लगाती हैं, क्योंकि चुनावी माहौल में आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं। लेकिन उसका इफेक्ट कहीं ना कहीं चुनाव को प्रभावित करता है। क्या आपको भी लग रहा है कि जो आरोप लगाए गए हैं वो कहीं ना कहीं इफेक्ट करेंगे बीजेपी को? जाहिर सी बात है, तभी कांग्रेस ने, बिल्कुल देखिए, आज चुनाव का आखिरी दिन है, मतलब हम जब बात कर रहे हैं तो वहां चुनाव आयोग, चुनाव प्रचार थम चुका है, 5 बजे हम्म। चुनाव जी। प्रचार थम चुका है। तो अगर उससे मतलब 24 घंटे, 48 घंटे पहले अगर कांग्रेस लास्ट मोमेंट में आके इतना बड़ा अटैक करती है, तो वो अटैक, वही मैं कह रही हूँ ना, कि एक सोची समझी रणनीति के तहत किया गया होगा। इसीलिए उन्होंने इस चीज को रखा है कि यह कहीं ना कहीं एक माहौल को प्रभावित करे। और देखिए, 10 साल से बीजेपी सरकार में है, तो इतने दिनों में तो नाराजगी, एंटी इनकम्बेंसी होती है। तो ये, और वो कांग्रेस लगातार आरोप लगाती रही है कि भ्रष्टाचार वहां हो रहा है, इतने सारी सरकार की कमियां हैं। तो ये चीज जो मुझे लगता है कि ये जो कहते हैं ना कि माइलेज लेने के लिए कांग्रेस ने वो किया है कि इसका चुनाव में फायदा हम लिया जा इसको सके। किस तरह से अपने फायदा ले सके।
लेकिन आपको लगता है कि ये जनता मेन मोटिव है। जनता जनता उनकी इन बातों में आएगी? क्या आपको लगता है ऐसा? क्योंकि जनता भी बड़ी अवेयर है आज की डेट में, वो सब जानते हैं कि। नहीं, बिल्कुल जनता को चाहे हम उसको स्कूली शिक्षा और साक्षरता से न जोड़ें, लेकिन मेरा हम्म। मानना है कि यूं तो हर जनता बहुत ही समझदार है। लेकिन मैं पॉलिटिकली बहुत खास अवेयर करके है हमारे देश में जनता जनता। के बारे में है कि उन हाँ वो बहुत अनुभवी है, वो बहुत गुणी है। और वो अब जो है, अब वो इतनी जागरूक हो चुकी है कि वो भले ही अंगूठा टेक हो, वो स्कूल में कभी पढ़ने नहीं गए हो, लेकिन वो अपने हम्म। फायदे नुकसान, वो अपनी तमाम चीजें जानते हैं। वो देखते हैं कि कहाँ से फायदा हो सकता है, कहाँ से नहीं हो जी सकता है, बिल्कुल। कौन ठीक है कौन ठीक नहीं है। तो इन सारे चीजों को वो करके, लेकिन देखिए जितेंद्र, कहते हैं ना कि प्यार और जंग में सब कुछ जायज है। तो बिल्कुल। चाहे सत्ता दल हो चाहे विपक्ष हो, सब अपने अपने दावे आजमाते हैं, सब अपनी अपने लिए हथियार निकालते हैं। अब ये पार्टी के ऊपर निर्भर होता है कि वो किस वक्त वो कौन सा अपना हथियार निकालना चाहे। हम्म। जी। जी, क्योंकि माफ हमने देखा कीजिएगा है जी। कि हम असम की ही बात कर रहे हैं, हम दूसरे राज्यों पर भी आएंगे। असम में जैसे हम बात कर रहे हैं कि एनडीए गठबंधन है एक, वहीं जो दूसरा गठबंधन बनाया है जिसमें कांग्रेस है, रायजोर दल है, असम जातीय परिषद है, और सीपीआई है, सीपीएमएल है। दोनों की अगर हम दलों की बात करें, दोनों जो गठबंधन बने हुए हैं, बीजेपी के साथ असम गण परिषद है, बोडोलैंड पीपल्स हैं, ये लोग मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। कौन जो क्षेत्रीय दल हैं आपको मजबूत नजर आ रहे हैं दोनों दलों के अंदर, अगर हम दोनों गठबंधनों की अगर बात करें तो? देखिए जितेंद्र, एक चीज हमें नहीं भूलनी चाहिए, यहाँ पे सिर्फ ये दो गठबंधन ही नहीं है। हमें हम्म। तीसरे एक जो गठबंधन है उसको भी नहीं भूलना चाहिए, वो जो मुस्लिम समीकरण बन के आया है। हम्म। वो समीकरण ऐसा है, अगर आप देखें तो, कि उसमें बदरुद्दीन अजमल जो हैं वो अपने आप में एक, वहां भले ही वो कितने अब वो उतने प्रभावशाली नहीं रहे हैं, लेकिन हम्म। हमें भूलना नहीं चाहिए कि 2015 में वो लोअर आसाम में जहां पे 50 सीटें आती हैं, जो हम्म। मुस्लिम बहुल इलाका, क्योंकि बांग्लादेश से लगा हुआ है, वो मुस्लिम बहुल इलाका है। वहां पे एनडीए ने 23 जीती थी, तब इन्होंने कांग्रेस और एआईयूडीएफ ने एडीएफ ने। 27 सीटें जीती थी, जिसमें से 16 सीटें अकेले बदरुद्दीन की पार्टी ने जीती थी। तो हम्म। हमें ये भूलना नहीं चाहिए। हालांकि बहुत सारी चीजें अगर आप देखें कि वहां परिसीमन हुआ है, परिसीमन के बाद जो मुस्लिम बहुल इलाके थे उनकी सीटों की संख्या जो थी वो 29 से घट के वो 22 रह गई थी। जी। तो अगर कहीं ना कहीं अगर आप देखें कि वो भी, उसमें भी कमी आई है, तो वो कोशिश वहां पे उन्होंने क्या किया कि सीटों को इस तरह से किया कि वहां एसटीज को बढ़ा दिया गया, वहां पे जो आदिवासी जनजातियां थी उनको बढ़ा दिया गया। बीजेपी उनको अपनी तरफ लाने की कोशिश कर रही है। जनजातियों को सिर्फ बीजेपी नहीं, कांग्रेस भी साधने की कोशिश कर रही है, क्योंकि कांग्रेस समझ रही है कि जो अल्पसंख्यक का वोट है वो उनको नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा बिल्कुल। अल्पसंख्यक का वोट कांग्रेस को वो जानती है बीजेपी की अल्पसंख्यक का वोट उनको नहीं मिलने वाला है। तो परिसीमन में बदला गया जब उनको जब वहां पे दलितों की आदिवासियों की संख्या बढ़ा दी गई, तो उन आदिवासियों को साधने की कोशिश हुई है। तो मैं ये सिर्फ नहीं कहूंगी कि क्षेत्रीय दल में सिर्फ एनडीए का गठबंधन या कांग्रेस के साथ वाले जो रायजोर है उनका गठबंधन है। हमें तीसरा जो है, जो मुस्लिम उसके आधार पे जो चल रहा है, बदरुद्दीन, ये सब, तो उसको भी हमें नहीं भूलना चाहिए ये भी। और चुनाव का जो निर्णायक नतीजे निकलेंगे उसमें ये भी बड़ा फैक्टर होगा। जाहिर सी बात है कि अभी, पहले जब कांग्रेस और बदरुद्दीन दोनों साथ थे, लेकिन आज की तारीख में वो दोनों अलग अलग हैं, तो अगर ये देखा जाए तो ये स्थिति बीजेपी को सूट करती है। क्योंकि जब दो दल बड़े क्षेत्रीय दल और एक राष्ट्रीय दल हम्म। दोनों मिलकर साथ लड़ रहे थे, तब उसमें कहीं ना कहीं उन्होंने एक मजबूत टक्कर दी थी। लेकिन बिल्कुल अब ये बिल्कुल। दोनों अलग अलग हो चुके अलग हैं। अलग हो गए और हैं। जो कहते हैं जो ना कि कांग्रेस का बंद मुट्ठी लाख की, खुल गई जी तो जी जी लाख की। जी जी जी। और अब जो कांग्रेस के साथ जो दल आए हैं वो कम, उनकी तुलना में अगर देखें तो वो उतने बड़े दल नहीं बड़े हैं, नहीं है वो बिल्कुल। छोटे छोटे दल हैं। तो हम्म। उस स्थिति में जो सारा दारोमदार है वो कांग्रेस के ऊपर ही है। वो हम्म। सारा दारोमदार जो है वो कांग्रेस के ऊपर है। तो उस स्थिति में अगर आप देखें तो ये कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए एक एज नजर आती है।
अ, मंजरी जी, अगर हम वही बात करें हम केरला की और पुडुचेरी की, पुडुचेरी में हालांकि एनडीए की सरकार है, जो वहाँ पे उनके सहयोगी दल है, उनके साथ वो सरकार बना के चल रहे हैं। केरला में बीजेपी का अभी तक का कोई निशान नहीं था, लेकिन हाँ, प्रयास जरूर कर रहे हैं कि हम वहां पर उभर कर सामने आए। लेकिन जो मुख्य जो फाइट है वहां पर वो कांग्रेस दल के साथ है, और जो दूसरे गठबंधन है उनके साथ है। वहां की स्थिति के बारे में बताइए, क्योंकि हमने देखा है कि कांग्रेस ने बहुत वहां पर प्रचार किया है, बहुत दम लगाया है कि केरला में वो सरकार बना सकें। क्या केरला की स्थिति नजर आ रही है आपको? नहीं, आप पहले पौंडीचेरी की बात कर रहे थे कि केरल की बात कर मैंने रहे थे? दोनों की बात की, आपसे जिक्र किया है क्योंकि दोनों। बड़ा स्टेट केरला है, तो हम पहले उसकी बात करें, क्योंकि पुडुचेरी एक छोटा स्टेट है, वहां पर भी हालांकि एनडीए की सरकार है। लेकिन मैं आपसे केरला के बारे में थोड़ा जानना चाहूंगा, क्योंकि कांग्रेस के बहुत से नेताओं के साथ आपकी बातचीत होती है, कहीं ना कहीं जानकारी आपको जरूर होगी कि वहां पर स्थिति क्या बनी हुई है। क्या दोबारा से वहां देखिए, पर एलडीएफ की सरकार रिपीट हो रही है, या बीजेपी उभर कर सामने आएगी जिसको नुकसान कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा? देखिए वहां पे कांग्रेस बहुत कोशिश कर रही है, और उसका कारण भी है कि वहां 10 साल से कांग्रेस सत्ता से बाहर है। हम्म। और कांग्रेस की कोशिश है कि इस बार किसी भी तरह से वहां पे हम अपनी सरकार बना लें। लेकिन वहां सबसे बड़ी कांग्रेस के साथ एक दिक्कत है। कांग्रेस ने, अगर आप देखें तो वहां पूरा प्रचार में अपना पूरी ताकत लगा दी है। हम्म। कांग्रेस के संगठन महासचिव जो केसी वेणुगोपाल हैं वहीं से बिल्कुल, आते हैं। वहीं से फिर आते हैं, शशि थरूर वहीं से आते केरल हैं। में केरल में कांग्रेस के कई बड़े नेता हैं। मतलब जैसे दूसरे राज्यों में कांग्रेस के पास बड़े नेताओं का अकाल है, केरल में ये स्थिति नहीं है। केरल में उनके पास बड़े बिल्कुल। नेता हैं। उनके पास रमेश चेन्नीथल्ला है, केसी वेणुगोपालन है, सतीशन है, ये तमाम बड़े नेता वहां पे हैं। तो ये सब लोग कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन यही जो वहां एक बड़ी दिक्कत कांग्रेस की है कि जो बड़े नेताओं का इतना होना और उनकी आपसी प्रतिद्वंदिता है, तो वो सब मिलके एक साथ कांग्रेस को मजबूत करने की बजाय कहीं ना कहीं अभी भी उनके भीतर ना एक आपसी वो चीज है जो पार्टी को नुकसान पहुंचा सकता है। दूसरी बात है कि एलडीएफ कोई बहुत वहां पे स्थिति ऐसा वो नहीं है, 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है। लेकिन सुनने में ये आ रहा है और कुछ सोर्सेज ये कह रहे हैं कि बीजेपी की कोशिश ये है कि वहां कांग्रेस यूडीएफ आने की बजाय वहां पे एलडीएफ ही आए, क्योंकि ओके। एलडीएफ बीजेपी को सूट करता है। बीजेपी को लगता है कि एलडीएफ ज्यादा से ज्यादा एक टेन्योर और कर सकते हैं। उतने हम्म। समय में बीजेपी को वहां पे अपने पांव पखारने में, अपने पांव फैलाने में एक जो कहते हैं ना गुंजाइश हो जाएगी। जी। कांग्रेस बीजेपी का लक्ष्य है कि कांग्रेस को पूरे देश से समेटा जाए। तो अगर ऐसे में समेटने की स्थिति में केरल जैसा एक राज्य आ जाता है जो कि कांग्रेस डोमिनेटिंग वहां पे है, मतलब अच्छे खासे वो है, तो उस बिल्कुल। स्थिति में उसको लगता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस एक बार फिर मजबूत हो जाएगी। तो हम्म। बीजेपी की कोशिश है कि किसी भी हद पर, किसी भी स्थिति में कांग्रेस को वहां रोका जाए और हम्म। वहां उसे सत्ता में न आने दिया जाए। तो सारी स्थितियां वहां इस तरह से चल रही हैं। मंजीत अब जी, क्या जहां आपको तक लगता है आपने कि बात, आपने आपने बहुत सारे कांग्रेस बड़े बड़े नेताओं का जिक्र किया कि केरला में कांग्रेस के बहुत सारे बड़े नेता हैं, वहां पर शशि थरूर भी आते हैं, ओमान चांडी भी जी हैं, शशि, मैं वीडी सतीशन माफ हैं, कीजिएगा, मैं शशि थरूर रमेश को भूल गई थी। चेनी थल्ला हैं। बहुत सारे ऐसे बड़े नाम हैं जो कांग्रेस में आते हैं, लेकिन और खुद प्रियंका गांधी वहां से चुनाव लड़के आई है, वायनाड से, वो सांसद हैं अब। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस की अंदरूनी भीतरगात उनको शायद भारी पड़ जाए, क्योंकि बहुत सारे बड़े बड़े नेता हैं जो सब चाहते हैं कि हम सीएम की रेस में आए, अगर उनको। बिल्कुल, वहां असली जो लड़ाई है जितेंद्र, वो सीएम की है। वो जो सीएम की कुर्सी है ना, वो बिल्कुल। सबसे बड़ी लड़ाई है। क्योंकि वहां शशि थरूर से लेके रमेश चेन्नीथला, सतीशन, केसी वेणुगोपाल, इन सब की, इन ये सब अपने को वहां सीएम पद का पीएम का दावेदार पद का दावेदार मानते हैं। देखते हैं, बिल्कुल। स्ट्रॉन्ग दावेदार अपने हम्म। मानते हैं ना कि हम ही हैं। और इन एक कहावत है ना कि अगर हम नहीं तो किसी कोई नहीं। बिल्कुल तो बिल्कुल। उनको अगर ये लगेगा कि अगर हमारी संभावनाएं नहीं है तो फिर ठीक है, पार्टी जाए तो जाए। तो बिल्कुल। जब अगर पार्टी में ये स्थिति के साथ पार्टी उतर रही है, या बड़े नेता, क्योंकि यही सारे लोग मिलके ना पूरी पार्टी की एक दिशा तय करते हैं। तो अगर मैंने आपसे कहा ना कि अगर जो आपसी ये जो प्रतिद्वंदिता है वहां अगर रोक नहीं लगती है, या वो चीज हावी रहती है, तो जाहिर सी बात है इसका प्रयास पार्टी के जो एक कुल कोशिशें हैं, प्रयास है, उस पे भी पड़ता हम्म। है। मतलब ये कहीं ना भले कहीं ही राहुल साफ है कि भले ही प्रियंका गांधी कांग्रेस अगर कितनी वहां हारती लगातार भी है। कोशिश कर ले।
जी जी। मंजरी जी, अगर लगता है कि आपकी बातों से और जो हम चर्चा कर रहे हैं, अगर वो चीजें होती हैं तो चाहे असम की बात कर लें या केरला की बात कर लें, कांग्रेस की अंदरूनी भीतरघात उसको खा जाएगी। ये तो कांग्रेस की अगर आप देखें कि कांग्रेस के अंदर भीतरघात कोई नई चीज नहीं है जितेंद्र। अगर आप याद करें कि ये शायद कांग्रेस एक डेमोक्रेटिक माहौल के अंदर पूरी कांग्रेस चली, उसका मतलब बेसिक डीएनए हम्म। जिसे कहे ना कि एक लोकतांत्रिक वो है, उसमें हर व्यक्ति अपनी बात कह सकता है। तो एक लेकिन लोकतंत्र ऐसा होना होता तो नहीं अच्छी है ना, बात ऐसा भी है, होता लेकिन नहीं है, समस्या तो यही है। इसी कारण से तमाम जो कांग्रेस के बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो कांग्रेस छोड़ के चले गए, क्योंकि लोकतंत्र की बात तो करते हैं लेकिन लोकतंत्र जैसा नजर नहीं आता है। हमने देखा कितने भी कांग्रेस के लोग हैं जो बीजेपी में शामिल हो गए सिर्फ इसी बात को लेकर कि कांग्रेस के अंदर सिर्फ तो गांधीवाद यही चलता मैंने है, कहा गांधी ना कि परिवार वो की बात चलती लेकिन है। एक वहां पे आप एक बात बताइए कि जितने मुखर होकर ये लोग आरोप लगा के छोड़ के गए हैं, बीजेपी से जो छोड़ने वाले लोग हैं, क्या इतने मुखर आरोप ये लगा सकते हैं? हम्म यही दिखाता है कि कांग्रेस में बेसिकली, मैं जो बात कह रही थी कि लोकतांत्रिक रहा है। एक समय में कांग्रेस में ये था कि ताना भाई मिसेस गांधी थी तो उस समय में उनकी पूरी डिक्टेटरशिप थी, लेकिन हमें भूलना हम्म नहीं चाहिए उन्हीं के समय में जब उनका प्रभाव बढ़ना शुरू हुआ तभी कांग्रेस में टूट हुई। तो कांग्रेस में टूट होना, कांग्रेस में बिखराव होना, कांग्रेस में ये कोई नई चीज नहीं है। और कांग्रेस में आपसी प्रतिद्वंद्विता हमेशा से रही है। मैं मानती हूं कि कांग्रेस पार्टी एक मैनेजमेंट के उस सिद्धांत पर रहती है कि कभी भी एक पावर सेंटर नहीं बनना चाहिए पार्टी में। अब आप जब लीडरशिप तैयार करते हैं तो कभी भी किसी को एब्सोल्यूट पावर नहीं देनी चाहिए। आप हमेशा उसके साथ एक दो तीन जो है उन लोगों को भी बढ़ाते रहो ताकि वो लोग आपस में हम्म उलझे रहें। तो हम्म कुछ हद तक शीर्ष नेतृत्व का ये बात सही है, लेकिन जब ये इन चीजों का शीर्ष नेतृत्व की ये रणनीति के साथ जब उन नेताओं के अपने निजी स्वार्थ और निजी महत्वाकांक्षाएं जुड़ जाती हैं तो वो हम्म। पार्टी के लिए जो होती हैं वो बहुत ही जैसे कहते हैं ना कि नुकसानदायक साबित नुकसानदायक हो होती हैं, जाती हैं, बिल्कुल आत्मघाती बिल्कुल। कदम साबित होती हैं। बिल्कुल। और आप लगातार देख लीजिए कि कांग्रेस के साथ ही हो रहा है। आप सबसे बड़ा उदाहरण देख लीजिए ना कि अगर दिग्विजय सिंह, माधवराव, ज्योतिरादित्य सिंधिया और कमलनाथ के बीच में ये कमलनाथ, आपसी बिल्कुल मतभेद नहीं होता तो क्या जीती हुई सरकार 15 साल मध्य प्रदेश में 15 महीने में गिर जाती? बिल्कुल 15 महीने बिल्कुल की सरकार बिल्कुल। गिर जाती अगर सब कुछ अशोक गहलोत ने बहुत अच्छा किया, सब कुछ किया, लेकिन सचिन पायलट और अशोक गहलोत का नहीं हुआ, वहां दोबारा बिल्कुल बिल्कुल सरकार बिल्कुल। सत्ता में नहीं आई। मतलब तो कुल ये मिला के सिर्फ ये एक साफ है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस को जो है अंदरूनी लड़ाई लेके डूब जाती है। मंजरी जी, अगर हम पुडुचेरी की बात करें तो वहां क्या नजर आ रहा है, क्योंकि बहुत सारे नए दल भी वहां पर सामने खड़े हो रहे हैं। विजय थलापति की नई पार्टी है, डीएमके है, एनडीए का जो अलायंस है वो साथ में है। वहां क्या जानकारी मिल पा रही है आपको कि क्या दोबारा से एनडीए वहां पर सरकार बनाने जा रही है या कुछ टक्कर है बहुत भारी मिल रही है? नहीं नहीं, देखिए वहां पे है कांग्रेस ने बहुत ही एग्रेसिव तरीके से वहां पे प्रचार कर रही है पौंडीचेरी में। फिर डीएमके उसकी साथी है। या अगर आप देखें कि हम्म इवन स्टालिन, उनके अपने राज्य में चुनाव है लेकिन वो कांग्रेस पौंडीचेरी में भी लगातार, पुडुचेरी के लिए भी लगातार वो कह रहे हैं, उन्होंने पूर्ण राज्य का दर्जा लेकर फिर केंद्र सरकार को घेरा है। वो कह रहे हैं कि भाई 14 बार जो प्रस्ताव पूर्ण राज्य के दर्जे से जुड़ा हुआ जो प्रस्ताव है वो विधानसभा में पास हो गया, उसको केंद्र सरकार क्यों नहीं हम्म लागू करती है, उसको आगे क्यों नहीं बढ़ाती है? तो हम्म। वहां पे अब आप देखिए कि यही जो आपसी भितरघात और ये कुछ था, उसी के चलते नारायण सामी की सरकार गई थी। ठीक है, वहां एनडीए ने सरकार लोगों के साथ मिलके बना ली। अब एनडीए की कोशिश है कि भले वो छोटा सा राज्य है वहां पे भी हम रिपीट करें, वहां पे कांग्रेस को या बिल्कुल। इंडिया अलायंस को नहीं उभरने दें। तो वो एक बहुत छोटा सा, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश है, कुल 30 सीटें आती हैं, लेकिन उनकी कोशिश है कि हम इंडिया अलायंस को वहां पे नहीं आने दें। क्योंकि देखिए भले ही छोटा सा राज्य है लेकिन साउथ में वो इकलौता राज्य अभी बचा हुआ है शायद बीजेपी के पास, जिसको वो लूज नहीं करना चाहेगी और पूरी तरीके से प्रयास रहेगा कि हम जीत कर आए। लेकिन शुक्रिया मंजरी जी आपका बहुत बहुत पूरी जानकारी देने के लिए। लेकिन एक बात तो साफ हो गई है कि तीन राज्यों को चुनाव प्रचार थम जरूर गया है, लेकिन जो अंदरूनी भीतरघात है वो सबके सामने आ रही है। असम में भले ही कांग्रेस बड़े आरोप लगा रही हो, अंतिम क्षणों में आकर उन्होंने आरोप लगाए हैं, लेकिन हेमंत बिश्व शर्मा भी पूरी तरीके से जवाब देने के मूड में हैं और कार्रवाई कांग्रेस के ऊपर कर भी दी है। वहीं केरला की अगर बात करें तो जी जी कुछ कहना चाहती हैं मंजरी जी? जी,
अगर आप देखिए ना कि वहां पे जिस तरह से असम में जानते हैं बीजेपी कि हम असम में नहीं जीतने जा रहे हैं, उसके बाद आप ये देख लीजिए कि वहां पे उनके बड़े बड़े नेता प्रचार करते हैं। नहीं, असम नहीं, केरल में बड़े बड़े केरल नेता में। प्रचार करते हैं। असम में आप देख लीजिए, पीएम मोदी लगातार उन्होंने रैलीज और हम्म। शोज किए बिल्कुल हैं। बिल्कुल। जेपी नड्डा वहां पे थे, तो ये दिखाता है कि बीजेपी कोई भी, भले ही हम, बीजेपी बहुत दूर की सोच के अपनी तैयारी करती है कि उसको हम्म लग रहा है केरल में हम आज नहीं हैं लेकिन हम अगली बार आ सकते हैं। और वो पूरी तैयारी उसका, उसे वहां पे उसे पता है लेफ्ट पूरे भारत से निपट चुका है, एक अकेले हम्म। राज्य में वो बैठा हुआ है। उनको बिल्कुल। लगता है कि इसको तो कभी भी खत्म किया जा सकता है। असली जो चुनौती है वो कांग्रेस है, जो कांग्रेस है। पूरे देश में उसको देने की स्थिति में, वो उसको उसको रोकना है। अब आप देखिए कि उसी केरल से वो एक सीट जीतते हैं और उनको मंत्री बना देते हैं अपने यहाँ। हम्म। लोकसभा में एक सीट जीतते हैं बिल्कुल और बिल्कुल। केंद्र सरकार में बन जाते हैं। तो ये बीजेपी की एक, कहते हैं ना कि ठंडा करके खाने की स्थिति है। तो बीजेपी अपनी उसी रणनीति पर काम कर रही है। शुक्रिया मंजरी जी पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए। देखना दिलचस्प होगा कि ये चुनाव प्रचार भले ही थम गया हो और 9 तारीख को वोटिंग होनी है, किस्मत का फैसला ईवीएम में बंद हो जाएगा। और उम्मीद करते हैं कि शायद ईवीएम का रोना इस बार पार्टियां ना रोएं, क्योंकि अक्सर देखने में आता है कि ईवीएम को लेकर बड़ी बातें बोली जाती हैं। और जब दूसरे राज्य को चुनाव जो बचा हुआ है, बंगाल और तमिलनाडु, उस पर लेकर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि वहाँ प्रचार अभी भी लगातार जारी है और वो बेहद इंपॉर्टेंट राज्य हैं। उस पर भी आगे जानकारी हम साझा करेंगे आपको इसकी कि किस तरीके से वहाँ की जो राजनीतिक हवा है बदली हुई है और क्या मिजाज वहाँ का बना हुआ है। मंजरी जी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए आपका।